फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं जिससे कि भूपेंद्र यादव जी का इससे कोई लेना देना हो या उनके ऊपर किसी तरीके का आक्षेप हो। अब आगे कल क्या खबर निकल के आती है वो बिल्कुल अलग तरीके की खबर है। विनोद जी, आपको भी लगता है ये गंभीर मामला है? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने 2 दिन लगातार फ्रंट पेज पे खबर छापी और कांग्रेस पार्टी बाकायदा इसे मजे ले रही है। कांग्रेस कह रही भाई बिना आग के तो धुआं निकलता नहीं है, और यहाँ तो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो गई है, सफाई की जा रही है, तो कहानी तो बतानी चाहिए। और सरकार का जो तरीका है उसमें कहानी तो बताई नहीं जाती। विनोद जी। देखिए, विजय जी ने जो बताया है, और उन्होंने ये भी कहा कि आपके चेले जो संपादक हैं वो, तो विजय जी स्वयं कुलगुरु रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो इसलिए उनके चेले भी कम नहीं हैं। खैर, ये तो मैं अपने मैं नाम एक नाम के चीज एक चीज अनुसार, विनोद जी एक चीज मैं विनोद जोड़ नाम के देता हूँ अनुसार विनोद में कह रहा हूँ मैं विजय जी को। विजय जी हमारे मित्र हैं, विनोद जी भाई एक हैं। चीज मैं जोड़ देता हूँ इसमें। हम लोगों के जी। जो साथी दोस्त हैं, हमारे तो बॉस रह चुके, राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में लिखा है कि हिरेन जोशी हिंदुस्तान के तीसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति, यानी नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद हिरेन जोशी को उन्होंने तीसरा सबसे बड़ा सबसे ताकतवर व्यक्ति माना है। और अचानक एक दिन हिरेन जोशी जो है वो पर्दे से गायब हो जाते हैं। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि नहीं, दरअसल उनके आरोप क्या था। जी विनोद जी। नहीं, मैं थोड़ा सा राजदीप जी की बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। हिरेन जोशी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनका काम मीडिया और कम्युनिकेशन का ही था। हाँ, वो वहाँ अजीत डोभाल भी बहुत ताकतवर अफसर थे, पीके मिश्रा बहुत ताकतवर हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमित शाह, मोदी जी और अमित शाह के बाद हिरेन जोशी थे नंबर 2 पे। हिरेन जोशी मोदी जी अमित शाह के बाद जो ताकतवर अधिकारी थे उनमें एक थे। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जितना मैं इस सरकार के सिस्टम को जानता हूँ। देखिए, एक तो आप समझिए कि इस मोदी सरकार में 2014 के बाद जो मंत्रियों के सहायक, डीजी सहायक और सह सहायक की जो नियुक्तियां हुई हैं, उसको आप पहले स्ट्रक्चर समझिए। जो सरकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं, पीएस जिनको कहा जाता है, पर्सनल सेक्रेटरी, वो आईएएस या आईआरएस या एलाइड सर्विसेज से होते हैं। वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद सेलेक्ट होते हैं। मनमोहन सिंह के समय ये व्यवस्था नहीं थी। मनमोहन सिंह के समय मंत्री अपनी चॉइस के पीएस रखते थे, अपने होम स्टेट से मंगा लेते थे, आईएएस अफसर डायरेक्टर लेवल के, क्योंकि निदेशक स्तर का अधिकारी होता है पीएस, और प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना दे दी जाती थी कि भाई ये हमारे पीएस। मोदी सरकार में आप याद कीजिए, राजनाथ जी किसी अफसर को लाना चाहते थे और शुरू शुरू में ही, और वो उस अफसर की मंजूरी नहीं मिली थी, और फिर दूसरे अफसर को पीएस बनाया गया था। तो ये बिल्कुल, जितने पीएस मंत्रियों के हैं वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो एपीएस हैं, जो मंत्रियों के निजी सहायक होते हैं, जो सरकारी पद पे नहीं होते लेकिन मंत्रियों के साथ लंबे समय से जुड़े रहते हैं, और वो उनके और तमाम दूसरे कामकाज को देखते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह को इसको लेकर के, वो भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संस्तुति के बाद रखे जाते हैं। ये आप मान के चलिए। उसमें मंत्री की सलाह तो होती है, मंत्री के जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन उनका भी क्लियरेंस संघ से होता है। ये मुझे बहुत भाजपा के और सरकार से जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों ने बताया जब आपसे हमारी बात हुई थी। इस मुद्दे पर थोड़ा जांच पड़ताल करने की कोशिश मैंने की, तो ये मुझे बताया गया। और विजय जी इसकी तारीफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतर तरीके से संघ और उस परिवार के स्ट्रक्चर को जानते हैं। अब सवाल ये है कि चारों लोग हटाए गए, जिसमें सिद्धार्थ यादव जो उनके साथ शुरू से जुड़े हुए थे, मतलब कम से कम 3 दशक से जुड़े हुए थे उनके साथ, और सरकारी अफसर उनको वापस कैडर में भेजा गया और 2 लोग हटाए गए। तो चारों विश्वस्त लोग थे। 2 सरकारी अधिकारी जिनकी प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद नियुक्ति हुई होगी, और 2 में जिसमें सिद्धार्थ यादव तो मंत्री जी के स्वयं विश्वस्त थे, संघ से भी जुड़े थे, और दूसरे सज्जन जो है वो भी संघ की संस्कृति के बाद। अब ये चारों एकदम हटाए गए हैं, तो ये तो मान के चलिए कि गंभीर मसला है। ये गंभीर मसला न होता तो एकदम से चारों को नहीं हटाया जाता। और मैं तुलना तो नहीं करूंगा, तुलना करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी के बारे में भी कोई किसी तरह की बात न मेरे पास है, न आपके पास है, न पब्लिक डोमेन में है। और बल्कि आज ही मेरे बहुत वरिष्ठ सहयोगी है, पत्रकार हैं, वो भूपेंद्र जी के साथ पढ़े हैं कॉलेज में, एक ही कॉलेज में। तो उन्होंने मुझे बताया कि भूपेंद्र जी के ऑनेस्टी के बारे में
उनकी डिग्निटी के बारे में कोई क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। वो शुरू से मैं उनको जानता हूँ। वो पैसे देने के मामले में बेईमान आदमी नहीं है, बहुत ही इस मामले में साफ सुथरे हैं, संपन्न घर से हैं, अच्छे घर से हैं। और ये उन्होंने खुद कहा, और कहा मेरे साथ वो कॉलेज में रहे हैं, मुझे पर्सनली जानते हैं, तो वो बोले ये मैं कह सकता हूँ। तो गड़बड़ी अगर हुई है तो या तो इन अधिकारियों ने कोई मिली भगत ऐसी की होगी जो भूपेंद्र जी की जानकारी में ना हो, और जानकारी में आई तो इतना बड़ा कदम उठाया गया, या भूपेंद्र जी की जानकारी में आने से पहले ऊपर प्रधानमंत्री जी की या गृह मंत्री जी की जानकारी में कोई बात आ गई होगी, उन्होंने भूपेंद्र जी से कहा होगा भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसको हटा। तो भूपेंद्र जी ने भी कहा होगा ठीक है हटा दीजिए, चूंकि अगर ऊपर से गड़बड़ी की बात है। तो मुझे लगता है 4 लोगों को हटाने की कार्यवाही चाहे भूपेंद्र यादव जी ने, मंत्री ने अपने स्तर पर की हो, और चाहे ऊपर से कहा गया हो उनको विश्वास में लेकर के, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर और सरकार के शीर्ष स्तर पर जानकारी के बाद ही इतनी बड़ी कार्यवाही हुई। क्योंकि जो लोग हटाए गए हैं वो भरोसेमंद लोग थे, तभी वहां रखे गए थे। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है पर्यावरण मंत्रालय, सारे उद्योगों का जो क्लियरेंस है वो पर्यावरण मंत्रालय से मिलता है। और जयंती नटराजन के टाइम में तो जयंती टैक्स के नाम से मंत्रालय बदनाम हो गया था, याद करिए उस समय जो है। तो ऐसे संवेदनशील मंत्रालय की जिम्मेदारी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र यादव जी को दी तो निश्चित रूप से उन पर भरोसा करके दी है। और कोई वैसे शिकायत भी उस तरह से, हम लोग भी पब्लिक डोमेन में रहते हैं, भूपेंद्र जी को लेकर कोई वैसी शिकायत नहीं आई कि इस तरह की। तो अरावली वाले मामले में भी वो खुल के आए थे, सामने आए थे, ठीक है, उसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा था, लेकिन बाद में कुल मिला करके उनका एक कंसर्न दिखाई पड़ा था। तो मुझे लगता है कि बात तो कुछ बड़ी है, लेकिन वो जो 4 अफसर किस कांड में शामिल थे, उसके पीछे क्या कोई था, कोई उनसे काम करवा रहा था जिसमें उनको हटाया गया, ये सब तो जांच के बाद ही सामने आ सकता है। इस पर कोई रोशनी अभी डाल नहीं रहा है। कई लोगों से मैंने कोशिश की, टटोलने की कोशिश की अपने सूत्रों से, मित्रों से, लेकिन वो कह रहे हैं मामला तो गंभीर है, लेकिन क्यों है, कैसा है, ये पता नहीं लग रहा है। विपक्ष को मौका मिला है, जरूर मिला है। हिरेन जोशी वाले मामले में भी आज की पवन खेड़ा ने बड़ी जबरदस्त कड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लगातार ट्वीट भी करते रहे। और अब ये 4 अफसरों का मामला है। तो अफसर जब कहीं हटाए जाते हैं, भरोसेमंद अफसर, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है कोई गड़बड़ी होती है, तभी उनको हटाया जाता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 2-4 दिन में बात सामने आए, आधिकारिक रूप से नहीं आए अगर, तो अनौपचारिक रूप से सूत्रों के हवाले से, भरोसेमंद मित्रों के हवाले से हम लोगों को पता लगे। लेकिन ये बात जरूर है, क्योंकि मोदी सरकार की कार्यशैली ऐसी है कि यहाँ चीजें बहुत सार्वजनिक रूप से सामने आ नहीं पाती है। अभी जो उदाहरण दिए विजय जी ने, सारे उदाहरण दिए, हम सब उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें पता नहीं लगा, किसी को नहीं पता लगा कि भाई कैसे क्यों हटाया गया मंत्रालय। अब देखिए पुराने लोग, प्रकाश जावड़ेकर कहाँ है, लेकिन क्यों उनका मंत्रालय लिया गया किसी को पता है? रविशंकर प्रसाद इतना पार सरकार के लिए आज भी बैटिंग करते हैं, आज भी डिफेंड करते हैं, जाने माने वकील भी है, राम मंदिर की लड़ाई भी लड़ी उन्होंने, और पटना से आते हैं, लेकिन कहाँ है मंत्रिमंडल में से एकदम छुट्टी हुई, और क्यों हुई पता नहीं लगा। सबसे बड़ा उदाहरण तो उपराष्ट्रपति महोदय जी का है, हाँ, जगदीप धनखड़ जी का है कि राष्ट्रपति के बाद दूसरे सबसे संवैधानिक पदों में सबसे ऊंचे पद, उनका ओहदा तो प्रधानमंत्री से भी ऊंचा है। जो 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 प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में नंबर 1 पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नंबर 2 पे वाइस प्रेसिडेंट, और नंबर 3 पे प्राइम मिनिस्टर है, नंबर 4 पे स्पीकर वगैरह तमाम लोग हैं। तो जगदीप धनखड़ जी ने क्यों इस्तीफा दिया, एक बॉम्बशेल की तरीके से गिरा। आज तक जो तर्क उसमें दिया जाता है वो तर्क किसी के गले नहीं उतरा आज तक, कि भाई उन्होंने बीमारी की, खुद भी उन्होंने कई बार इशारा किया कि भाई मैं अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न था, मेरी कोई हेल्थ थोड़ी खराब थी, ये कहते हुए पाए गए। भी हाल के दिनों में एक वीडियो नजर आया। विजय जी, क्या ये माना जाए कि दरअसल ये उनका एक और उदाहरण है आशुतोष जी, एक उदाहरण और है, सतपाल मलिक, जो धारा 370 के धारा 370 को एग्जीक्यूट करवाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उनको जब वो एलजी का वहां पोस्ट हुई तो उनको उम्मीद थी कि उनको कोई बड़ा राज्य दिया जाएगा, लेकिन उनको गोवा भेज दिया गया। तो वो डिमोशन था उनके लिए, और इसी वजह से उनके और सरकार के बीच में, प्रधानमंत्री में थोड़ी खटास पैदा हुई। तो क्यों गोवा भेजा गया ये भी नहीं समझ में आया, डिमोशन क्यों दिया गया। जो व्यक्ति अपने प्रमोशन की उम्मीद कर रहा था कि पहले बिहार, उड़ीसा का अतिरिक्त प्रभार, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बाद अब 370 कर दिया, तो वो चाह रहे थे महाराष्ट्र या कोई और बड़ा राज्य, गुजरात, कोई उनको मिलेगा।
लेकिन उनको मिल गया गोवा, और गोवा जी के बाद जी मेघालय, तो वो भी एक इसी श्रेणी का मामला है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.